हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट क्लास में अपन ने इंटरफेज को कंप्लीट कर लिया था, समझ आया था इंटरफेज अंतरावस्था। तो एक बार मैं वापस रिकैप कर रहा हूं, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को। देखो कोशिका जो चक्र था उसमें दो मुख्य प्रावस्थाएं थी, याद रखना बेटा। पहली तो थी इंटरफेज और दूसरी थी एम फेज। एम फेज को क्या बोला अपन ने? विभाजन प्रावस्था। ठीक है, इंटरफेज सबसे लंबी प्रावस्था थी। सारे पॉइंट मैंने बताए थे। इंटरफेज को अपन ने 3 फेजेज में डिवाइड किया था, G1 S G2। ओके, इंटरफेज कोशिका चक्र की सबसे लंबी प्रावस्था थी, जिसमें 95% से भी अधिक समय व्यतीत होता है। और एम फेज उससे काफी छोटी प्रावस्था है। इंटरफेज के दौरान याद करो बेटा, आपका सेल जो है उसकी ग्रोथ हो गई थी, वृद्धि कर गई थी। इसके अलावा इंटरफेज में डीएनए का क्या हुआ था? रेप्लिकेशन एस के दौरान, एस प्रावस्था के दौरान। तो यहां पर कंडीशन क्या आ गई थी? 2C से 4C। और जो क्रोमोजोम है वो किस में आ गए थे बेटा? मोनाड से डायाड में। ये याद रखना पड़ेगा बेटा आपको ये बातें। मोनाड से डायाड कंडीशन आ गई थी, मतलब एक क्रोमोजोम में अब 2 पुत्री या संतति अर्धगुणसूत्र जो है उनका निर्माण हो गया था। अब एम फेज में क्या करना है बेटा? आपको विभाजन करना है। एक कोशिका से 2 कोशिका बनानी है। जो गुणसूत्र डुप्लीकेटेड थे उनको वितरित करना है 2 केंद्रकों में और 2 कोशिकाओं में। तो जो एम फेज है उसकी अपन अब बात करेंगे बेटा। जो एम फेज है उसके अंदर 2 प्रावस्थाएं होंगी। देखो अभी बता देता हूं, फिर बात करते हैं। एक तो कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होगा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में फिर 4 प्रावस्थाएं होंगी जिनकी अपन बातें करेंगे। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज तथा टीलोफेज। ओके बेटा, जिनकी अपन बातें अब करने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरे कोशिका चक्र को अपन कंप्लीट करेंगे। इंटरफेज अपनी कंप्लीट हो गई थी, सेल G2 में आ गई थी। G2 के बाद अब कैरियोकाइनेसिस में जाएगी, फिर पहले प्रोफेज में, मेटाफेज, टीलोफेज, उसके बाद में जाएगी साइटोकाइनेसिस में। और साइटोकाइनेसिस के बाद आपको पता है बेटा, एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे, जो आपको पूरा भी इसको कंप्लीट करना है। तो इंटरफेज आपको समझ में आ गई थी। अब आज अपन स्टार्ट करेंगे एम फेज, विभाजन प्रावस्था। बिल्कुल शॉर्टेस्ट है, लेकिन इसमें बहुत नाटकीय प्रक्रम होते हैं। इसलिए नाटकीय, सबसे ज्यादा सर्वाधिक नाटकीय जो प्रावस्था वो कौन सी कहलाती है? एम फेज। देखना इसमें क्या क्या नाटक होंगे बेटा। आपके एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है सारे। तो अपन स्टार्ट करें एम प्रावस्था। ठीक है, ये रिकैप करवाया है वैसे ही। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं एम फेज को। बेटा सुनने पे जो ध्यान देना, पहले लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना होता है, फिर सुनते सुनते समझना होता है, उसके बाद में नोट्स बना के उसको वापस रिवाइज करना होता है, ताकि आपके दिमाग में भी वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं एम प्रावस्था, एम फेज। ओके, विभाजन प्रावस्था। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, पहले उन पॉइंट पे अपन पहले विचार करेंगे, उसके बाद में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अपन बिल्कुल सरल तरीके से। ठीक है, लेकिन सारे स्टेटमेंट सुनने बेटा आपको। ये जो एम फेज होती है, सारे पॉइंट एक एक पॉइंट समझाऊंगा बेटा। ये कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है। कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है। अभी जब इसको स्टडी करेंगे समझ में आएगा क्यों नाटकीय होती है। अगला पॉइंट यह है, कोशिका चक्र की सबसे छोटी प्रावस्था होती है। प्रावस्था, क्योंकि इसमें 5% से भी कम समय व्यतीत होता है।
ओके। जैसे अपन मानव कोशिका की बात करें तो पूरे कोशिका चक्र में कितना समय लगता है बेटा? 24 घंटे। 23 घंटे लगते हैं इंटरफेज में और मात्र 1 घंटे में क्या होती है? एम फेज कंप्लीट होती है। अगला पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी एम फेज है बेटा, सारे पॉइंट याद रखने। एम फेज के दौरान क्या होगा? जो कोशिका के सभी जो घटक हैं उनका वृहद पुनर्गठन होता है। इसमें कोशिका के सभी घटकों का वृहद पुनर्गठन होता है। जैसे G2 प्रावस्था में याद करो बेटा, डीएनए डुप्लीकेट कंडीशन में है, इसमें हो गया था, बहुत सारे कोशिकांग बन गए थे, वृद्धि हो गई थी, तो कोशिका को 2 कोशिकाओं में विभाजित करेंगे अपन, केंद्रक से 2 केंद्रक बन जाएंगे, तो उनका क्या होगा? पुनर्गठन होगा, बिल्कुल सही तरीके से। अगला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, सारे पॉइंट एक एक पॉइंट समझाऊंगा, फिर डायग्राम पे चलेंगे अपन, ठीक है। तो जो एम प्रावस्था होती है बेटा, याद रखना, यह है केंद्रक विभाजन से प्रारंभ होती है तथा सामान्यतया कोशिका द्रव्य विभाजन से समाप्त होती है। बताया था भी, डायग्राम बनाया मैंने, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है। और इसके दौरान जो आपके गुणसूत्र हैं, याद करो बेटा, जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं उनका क्या होगा? पृथक्करण होगा, ठीक है। पुत्री गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर? जो पुत्री गुणसूत्र हैं, जो एस प्रावस्था में बने थे, उनको पृथक किया जाएगा और 2 केंद्रकों में वितरित किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स किसमें कंसीडर करेंगे अपन? एम प्रावस्था में। अब एम प्रावस्था बेटा बहुत ही वेरिएबल है, भिन्नात्मक है, इसमें माइटोसिस भी हो सकता है, मियोसिस भी। तो अपन यहाँ पहले अपन स्टार्ट करेंगे सूत्री विभाजन और माइटोसिस की कहानी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये एम प्रावस्था की मैंने बेसिक बातें बताई हैं। क्या करना है एम प्रावस्था में? फिर से सुन लो, ये सेल थी बेटा G2 से, अब किस में आएगी? एम प्रावस्था में। एम प्रावस्था में जाने के बाद देखो ये एम फेज, एम फेज में क्या हो जाएगा? एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन जाएंगी, ये होगी आपकी एम फेज। इंटरफेज के बाद एम फेज। लेकिन इसमें कौन कौन सी घटनाएं होंगी, क्या होगा, तो उनकी बातें करेंगे। तो अपन एम फेज में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे समसूत्री विभाजन, ठीक है। ये पॉइंट बना लेना। अब अपन यहाँ माइटोसिस की कहानी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। माइटोसिस, ये एम फेज ही है माइटोसिस, लेकिन ये एक अलग प्रकार का विभाजन है, माइटोसिस या समसूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन, ठीक है। यहाँ सूत्रों का मतलब है बेटा क्रोमोसोम से रिलेटेड है, क्रोमोसोम का विभाजन करेंगे अपन, ठीक है। तो माइटोसिस जो है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, समझो पहले। जो माइटोसिस है, ये एक्चुअल में क्या होता है? देखो, इसके दौरान क्या करते हैं अपन? यह है पुत्री अर्ध गुणसूत्रों को 2 केंद्रकों में वितरित करने में जिम्मेदार होता है।
ओके, क्या एक केंद्रक था G2 प्रावस्था में, उसमें क्या है आपके क्रोमोजोम है, प्रत्येक क्रोमोजोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड है। तो यहाँ पर माइटोसिस में क्या किया जाएगा, जो सिस्टर क्रोमेटिड को अलग करके 2 केंद्रकों में अपन क्या करेंगे, वितरित करेंगे। यही है एक्चुअल में माइटोसिस। इसको अपन समकारी विभाजन भी बोलते हैं। यह है समकारी विभाजन कहलाता है। क्यों कहलाता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने समकारी विभाजन क्यों कहा, क्योंकि इसमें जनक व संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या बराबर होती है। जनक तथा संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। जैसे मान लो कोई 2n है सेल, उसका विभाजन हुआ तो बनने वाली दोनों कोशिकाओं में भी क्या होगा बेटा, 2n 2n, तो क्या होगी, संख्या समान होगी। अगला पॉइंट, माइटोसिस द्विगुणित। द्विगुणित का मतलब बेटा होता है 2n, तथा अगुणित का मतलब होता है n। दोनों कोशिकाओं में होता है। ओके, सामान्यतः जंतुओं की बात करें तो द्विगुणित कोशिकाओं में होता है, पादपों में द्विगुणित में भी होता है और अगुणित में भी होता है। जो लोअर प्लांट है वहां पर अगुणित में भी माइटोसिस होता है। लेकिन याद रहे, गुणसूत्रों की संख्या हमेशा क्या बनी रहेगी बेटा, समान बनी रहेगी। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। ये कोशिका विभाजन एक प्रगतिशील प्रक्रिया है। इसमें विभिन्न अवस्थाओं के बीच स्पष्ट रूप से विभाजन करना मुश्किल है, इसलिए इसको अपन अलग अलग प्रावस्था में बांट के स्टडी करेंगे। माइटोसिस को सिंगल डिवीजन भी कहते हैं, इसे सिंगल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें विभाजन एक बार होता है, इसलिए इसको सिंगल डिवीजन भी कहते हैं। अब मैंने आपको बताया माइटोसिस को अपन विभिन्न प्रावस्थाओं में बांटेंगे। जैसे ये रहा आपका माइटोसिस, देखो बेटा समझो, ये बनाना है आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। माइटोसिस में केंद्रक विभाजन, पहले क्या होगा, केंद्रक विभाजन, फिर उसके बाद में क्या होगा बेटा, कोशिका विभाजन या कोशिका द्रव्य विभाजन। केंद्रक विभाजन को 4 प्रावस्थाओं में बांटा जाता है। ये चारों प्रावस्थाएं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, सीक्वेंस। उसके बाद में एक एक करके देखो, इनको अब अपन क्या करेंगे, रीड करेंगे। पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। ये लो, अंग्रेजी और हिंदी दोनों लिख रहा हूं अभी तो मैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये याद करने पड़ेंगे बेटा, एंड टीलोफेज। एक बार हिंदी देख लो, फिर उसके बाद इंग्लिश यूज करेंगे अपन। प्रोफेज को पूर्वावस्था बोलते हैं, पूर्वावस्था। मेटाफेज को मध्यावस्था, एनाफेज को पश्चावस्था और टीलोफेज को अंत्यावस्था। ठीक है, इंग्लिश में याद रखना इजी रहेगा। और यहां पर क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा। देखो एक बार मैं समझाता हूं हल्का सा आपको, ताकि दिमाग में पिक्चर क्लियर रहे। जैसे ही सेल एक G2 में थी ना ये बेटा, G2 में एक केंद्रक था, एक केंद्रक में क्रोमेटिन है। जैसे सेल केंद्रक विभाजन को पूरा करेगी तो यहां देखो इसका रिजल्ट होगा, ये जो सेल है उसमें 2 केंद्रक बन जाएंगे। ये क्या हो गए बेटा, 2 न्यूक्लियस हैं। 2 केंद्रक बन गए, एक केंद्रक से 2 केंद्रक जो निर्मित हो गए। अब कोशिका विभाजन में जाएगी तो यहाँ पर ये दोनों केंद्रक अलग अलग कोशिकाओं में वितरित कर दिए जाएंगे, तो एक सेल से 2 सेल बन जाएगी। तो ये तो कहलाएगा केंद्रक विभाजन, जिसके परिणाम स्वरूप एक केंद्रक से 2 केंद्रों का निर्माण होता है। और यहाँ पर कोशिका विभाजन क्या हो जाएगा, दोनों केंद्रक अलग अलग कोशिकाओं में विभक्त हो जाएंगे, तो ये कोशिका विभाजन हो जाएगा। या बोल दो इसको कोशिका द्रव्य विभाजन। ओके, कोशिका द्रव्य, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस ज्यादा उचित रहेगा, कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक है, अब एक एक करके इन सारी चीजों की अपन स्टडी करेंगे। करें स्टार्ट बेटा। तो माइटोसिस स्टार्ट कर दिया अपन ने। सबसे पहले अपन केंद्रक विभाजन की बात करेंगे। तो माइटोसिस को मुख्य रूप से 4 प्रावस्थाओं में बांटा गया है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। तो यहां से इसकी कहानी स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है,
तो ये आपको मेंशन करना है और एक एक करके आप स्टडी करनी है। बहुत इजी है बेटा, लेकिन ध्यान देना, बीच में टॉपिक को मत छोड़ देना, नहीं समझ नहीं आएगा। बिल्कुल एक एक पॉइंट पे फोकस करते चलना है आपको। बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, क्योंकि समझ एक बार ही आता है बेटा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। माइटोसिस में सबसे पहले ये रहा, वापस हेडिंग डाल रहा हूं, माइटोसिस। तो यहां सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं प्रोफेज। ठीक है, तो प्रोफेज की सारी बातें अपन यहां पहले मेंशन करेंगे, उसके बाद में एक एक करके जो है सारे पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। पहला पॉइंट, ये होती है आपकी पहली स्टेज, प्रोफेज की, माइटोसिस की पहली स्टेज। माइटोसिस की प्रथम अवस्था या फर्स्ट स्टेज। तो अपन बोल सकते हैं कि इंटरफेज के बाद कैरियोकाइनेसिस का जो पहला पड़ाव है वो कौन है? पूर्वावस्था। ठीक है, तो ये माइटोसिस का पहला पड़ाव हो गया, या कैरियोकाइनेसिस का पहला पड़ाव क्या कहलाएगा? पूर्वावस्था। बिल्कुल क्लियर? ठीक है, अगला पॉइंट देखो, ये सारे एक एक पॉइंट करके मैं समझाऊंगा बेटा, इसलिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यह माइटोसिस की सबसे लंबी प्रावस्था होती है। ओके, माइटोसिस की सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है? प्रोफेज। याद रखना, माइटोसिस में 4 प्रावस्थाएं हैं ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो सबसे लंबी कौन होगी? प्रोफेज। क्लियर? अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगला पॉइंट भी। जो प्रोफेज है उसके कुछ कैरेक्टर हैं बेटा, क्या क्या होगा प्रोफेज में, ये सारी चीजें अपन यहां पर मेंशन करेंगे। ठीक है, कब प्रारंभ होगी प्रोफेज? यह है इंटरफेज के पश्चात प्रारंभ होती है। ठीक है, इंटरफेज के पश्चात। अब देखो बेटा, प्रोफेज लंबी प्रावस्था, तो इसको अपन प्रोफेज को एक साथ नहीं स्टडी करेंगे। इस प्रोफेज को अपन अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज नाम से स्टडी कर लेते हैं कि पहले क्या होगा, प्रोफेज अभी स्टार्ट हुई है तो अभी क्या होगा, प्रोफेज खत्म होने वाली है तो क्या होगा, क्योंकि कई इवेंट्स होंगे इसमें। इसको अपन अर्ली और लेट के नाम से जो है स्टडी करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अपन बोल सकते हैं जो प्रोफेज है इसको अपन 2 प्रावस्था में बांटेंगे, प्रारंभिक पूर्वावस्था और पश्च पूर्वावस्था। इसे 2 उप प्रावस्थाओं में बांटा जाता है। कौन कौन सी? अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज का मतलब अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, और दूसरा होगा लेट प्रोफेज। अर्ली को हिंदी में बोल देंगे प्रारंभिक पूर्वावस्था, और ये होगी आपकी पश्च पूर्वावस्था। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ये दोनों ही प्रोफेज हैं, ये दोनों किस में आ गई? प्रोफेज में आ गई बेटा। लेकिन एक अर्ली जो अभी स्टार्ट हुई है, लेट का मतलब प्रोफेज खत्म होने वाली है, उसके बाद में मेटाफेज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अर्ली में क्या होगा और लेट में क्या होगा, मतलब पूरी प्रोफेज अवस्था में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, सारे अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी?
अर्ली प्रोफेज। ये नोट्स कंटिन्यू रखने बेटा, उधर मैं डायग्राम बनाऊंगा और यहाँ पर नोट्स डिक्टेट करूंगा, ठीक है। तो अब अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज के बाद मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अर्ली प्रोफेज। पहले डायग्राम समझेंगे, उसके बाद में देखो सारे पॉइंट लिखवाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ेंगे अपन। तो यहां पर लो पहले ए, अर्ली प्रोफेज, समझे। चलो पहले डायग्राम, उसके बाद में पॉइंट्स लिखवाएंगे। जी लो बेटा, सेल G2 प्रावस्था से किसमें एंटर होगी बेटा, याद रखना, हर पॉइंट पे ध्यान देना है। G2 प्रावस्था पड़ी थी, खत्म होगी, अब कौन से स्टार्ट होगी, प्रोफेज। और आपको पता है कोशिका चक्र एक क्रमिक घटना है, सारी चीजें होती रहेंगी कंटिन्यूअसली, तो आपको वहां डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सी प्रावस्था खत्म होगी, कौन सी प्रारंभ हुई है। और माइक्रोस्कोप में देख के अपन बता सकते हैं कि हाँ ये अभी स्टार्ट हुई है, ये कंप्लीट होने वाली है। वो कब, उनकी घटनाओं को देख के, वो सब बातें बताऊंगा मैं। जैसे G2 खत्म हो गई, G2 से प्रोफेज इनिशिएट हुई, तो कैसे पता लगा कि प्रोफेज प्रारंभ हो गई। तो याद रखना बेटा, आपको पता है G2 प्रावस्था में केंद्रक था, ये कौन था, केंद्रक, क्योंकि इंटरफेज है G2, उसमें केंद्रक था, ठीक है। उसमें ER भी होगी बेटा, आपको पता है, उसमें गोल्जी बॉडी भी होगी और उसमें केंद्रिका भी होगी, ठीक है। तो देखो सेल G2 से, और याद करो बेटा सेंट्रोसोम, भूल मत जाना कुछ भी, सेंट्रोसोम कितने थे, 2 थे, क्योंकि वो एस प्रावस्था के दौरान डुप्लीकेट हो गए थे। ये बातें आपको याद रहनी चाहिए बेटा, मैं फिर कह रहा हूं, ये पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए, तब आएगा मजा। सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हुआ था इस प्रावस्था में, तो 1 से 2 हो गए थे सेंट्रोसोम। ये लो, ये G2 अवस्था में, और केंद्रक में क्या है, क्रोमेटिन फाइबर है जो डबल हो चुका है। तो G2 से अब कौन सी आएगी, अर्ली प्रोफेज। अब क्या होगा अर्ली प्रोफेज में, सारी बातें करेंगे। तो एक एक पॉइंट पे आपको ध्यान देना बेटा। सुनो, पहला पॉइंट, इसके अंदर थे क्रोमेटिन फाइबर, तो जैसे ही G2 कंप्लीट होगी तो जो क्रोमेटिन है न्यूक्लियस में, उसका संघनन प्रारंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संघनन प्रारंभ हो जाएगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। और संघनन प्रारंभ होते ही क्रोमेटिन जो है वो अलग अलग गुणसूत्रों के रूप में दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। याद करो, बहुत पहले बताया था मैंने, क्रोमेटिन जब संघनित होता है तो गुणसूत्र दिखने लग जाते हैं, लेकिन जब संघनन प्रारंभ हुआ है तो लंबे और पतले गुणसूत्र दिखेंगे, क्लियर नहीं होते। तो देखो जैसे ही अर्ली प्रोफेज स्टार्ट होगी तो ये लंबे लंबे ये गुणसूत्र जो डायाड में है बेटा, सब बता रखा है मैंने, डायाड में ये दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। याद करो अपन ने 4 क्रोमोसोम लिए थे, बताया था, तो ये गुणसूत्र दिखाई देंगे आपको, लेकिन लंबे हैं और पतले, स्पष्ट नहीं है क्योंकि लंबे और पतले हैं। इस तरह से दिखेंगे आपको बेटा, मतलब गुणसूत्र दिखाई देना प्रारंभ हो गए। क्यों, क्योंकि क्रोमेटिन संघनित होना प्रारंभ हो गया। तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, सारे पॉइंट लिखूंगा मैं, ये प्रोफेज में चल रहे हैं लेकिन इसमें आपने विभक्त कर दिया कि अर्ली है वो लेट है। तो जो सबसे पहला जो मुख्य पॉइंट है वो क्या होगा, आप बताओगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणसूत्रीय पदार्थ के संघनन का प्रारंभ ही पूर्वावस्था की पहचान है। ये लो, क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन गुणसूत्रीय पदार्थ, गुणसूत्रीय पदार्थ के संघनन का प्रारंभ, ठीक है, क्रोमेटिन के संघनन का प्रारंभ ही संघनन का प्रारंभ ही पूर्वावस्था की पहचान है। इसका मतलब क्रोमेटिन संघनित होना प्रारंभ हो गया, इसका मतलब कौन सी प्रावस्था आ गई, पूर्वावस्था। प्रोफेज की पहचान होगी कि प्रोफेज स्टार्ट हो गई, और स्टार्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, अर्ली प्रोफेज। तो कह सकते हैं कि जो क्रोमेटिन है, ये लो बेटा,
क्रोमेटिन, NHC प्रोटीन, याद करो बेटा NHC प्रोटीन कौन होती है? नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, याद आया? नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन से बंधित होकर संघनित होता है। ये फोल्ड हो जाएगा बेटा, इसकी फोल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, संघनित होता है तथा गुणसूत्र धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं। लेकिन आपको पता है गुणसूत्र तो दिखाई किससे देंगे? लाइट माइक्रोस्कोप से, प्रकाश सूक्ष्म दर्शी द्वारा। ऐसे नहीं कि आप सीधा नेक्ट आई से देख लोगे, उससे समझ लगेंगे। लाइट माइक्रोस्कोप में गुणसूत्र दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो ये गुणसूत्र दिखाई देना प्रारंभ हो गए। ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा? तो NHC प्रोटीन जो है क्रोमेटिन के साथ बाइंड होंगे तो संघनन प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्रोमेटिन की उच्च स्तरीय पैकेजिंग होगी, कंडेंसेशन हो गया, तो वो जो क्रोमेटिन फाइबर था वो क्रोमोसोम में बदल जाएगा और क्रोमोसोम धीरे धीरे दिखना स्टार्ट होंगे। ऑब्वियसली क्रोमोसोम कैसे दिखेंगे? लंबे और पतले। गुणसूत्र लंबे तथा पतले दिखते हैं, मतलब साफ साफ नहीं दिख रहे, लेकिन दिखाई देना प्रारंभ हो गए। देखो यहां पर ये गुणसूत्र दिख रहे हैं, तो गुणसूत्रों के जो टीलोमर है, देखो ये तो सेंट्रोमियर हो गया बेटा, और टीलोमर जो एंड है वो केंद्रक झिल्ली से जुड़े हुए हैं। देखो केंद्रक झिल्ली से जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो यहां देखो जैसे ही ये दिखाई देंगे तो केंद्रक झिल्ली से ये जुड़े हुए हैं, तो अपन बोल सकते हैं कि जो केंद्रक है, केंद्रक गोलाकार हो जाता है, केंद्रक राउंडेड हो जाएगा बेटा। पहले केंद्रक की शेप कैसी हो, लेकिन जैसे ही दिखेंगे कि धक्का मारेंगे तो केंद्रक कैसा हो जाएगा? बिल्कुल राउंडेड। जैसे ऊन का गोला कैसे दिखाई देगा आपको? ऊन के गोले की भांति दिखाई देगा केंद्रक, ठीक है? ये पॉइंट हो गया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे, ये याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है? अगला पॉइंट देखो, क्रोमोसोम दिखना स्टार्ट हो गए, उसके बाद ये जो सेंट्रोसोम है, देखो दो सेंट्रोसोम, ये अपने अपने ध्रुवों की ओर गति करना, गमन करना प्रारंभ कर देंगे। ऐसे देखो, ये एक सेंट्रोसोम इधर जाएगा, एक सेंट्रोसोम इधर जाएगा, तो अपन कह सकते हैं तारक केंद्र, तारक काय अपने अपने ध्रुवों, अपने अपने ध्रुवों की ओर गमन करना प्रारंभ करते हैं, ठीक है? चलो अगला पॉइंट, ये अपने अपने ध्रुवों की ओर गमन करना। देखो ये अर्ली प्रोफेज चल रहा है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो केंद्रक झिल्ली है उसका भी डिसइंटीग्रेशन प्रारंभ हो जाएगा, जो केंद्रक झिल्ली है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगी बेटा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना बेटा, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो मैंने क्या बताया, जो केंद्रक झिल्ली है वो क्या हो जाएगी बेटा? डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। केंद्रक झिल्ली क्या होगी? डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब अदृश्य होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? ये लो, केंद्रक आवरण विच्छिन्न होना प्रारंभ हो जाता है। होने लग जाता है, मतलब डिसइंटीग्रेशन प्रारंभ हो गया। तो ये देखो, ये बीच बीच में विच्छिन्न होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि केंद्रक आवरण को क्या होना है बेटा? टूटना है, गायब होना है केंद्रक, तभी तो गायब होगा ना, तो विच्छिन्न होना प्रारंभ हो जाता है। क्लियर? तो ये बात मैं किसकी कर रहा हूं? ये बात कर रहा हूं अर्ली
प्रोफेज की। तो अर्ली प्रोफेज के अंदर ये बातें होंगी। और जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है ये भी लिख सकते हैं बेटा, G2 में ट्यूबुलिन प्रोटीन बनी थी, ट्यूबुलिन प्रोटीन की असेंबली स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन असेंबल होकर माइक्रोट्यूब्यूल बनाएगी और थोड़ी देर बाद ही माइक्रोट्यूब्यूल से स्पिंडल फाइबर बनना प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका अर्ली प्रोफेज। ठीक है, तो अर्ली प्रोफेज में आपको ये ऐसा कुछ दिखाई देगा। आपको कैसे पता लगेगा कि सेल जो है G2 से प्रोफेज में एंटर हो गई? तो आप जैसे माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ध्यान देना, उसमें अगर आपको धीरे धीरे गुणसूत्र दिखने लग गए, केंद्रक झिल्ली जो है वो टूटना स्टार्ट होगी, तो समझ जाओगे पक्का ये प्रोफेज में आ गई। और कौन सी? अभी प्रोफेज स्टार्ट हुई है, अर्ली प्रोफेज स्टार्ट हुई है। और कुछ समय पश्चात अर्ली से आएगी लेट, ये लो। तो लेट प्रोफेज में क्या होगा? देखो बेटा, बहुत सिंपल है। लेट प्रोफेज, यही एक्चुअल में प्रोफेज है, मतलब प्रोफेज यहां पर क्या हो रही है? समाप्त हो रही है। तो लेट प्रोफेज में जाओगे, अभी लिखूंगा पॉइंट, पहले सुनो। लेट प्रोफेज के दौरान देखो, सबसे पहले जो आपके सेंट्रोसोम थे बेटा, वो कहां पहुंच जाएंगे? अपने अपने ध्रुवों पर पहुंच चुके होते हैं। और सेंट्रोसोम के चारों ओर माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे व्यवस्थित हो जाती हैं अरीय रूप से। ये क्या होगी? अरीय रूप से व्यवस्थित होगी। तो इसको अपन बोलेंगे एस्टर। ये कैसा दिख रहा है? एस्टर। ये रेड कलर की क्या है? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो अरीय रूप से व्यवस्थित हैं, अरीय व्यवस्थित। तो इसको अपन क्या, इस संरचना को बोलेंगे अपन स्पिंडल एपरेटस, या इसको एस्टर बोल सकते हैं। ये देखो एस्टर जैसा, तारे जैसा दिखाई देगा। तारा रात को चमकता है ना, तो ऐसे रेडिएट आउट होती हैं, वो किरणें निकलती हैं, तो ये एस्टर जैसा। और इसी को अपन बोलते हैं स्पिंडल एपरेटस, तर्क उपकरण, स्पिंडल एपरेटस। बेटा समझना है आपको, इसलिए हर चीज बता रहा हूं मैं डायग्राम में, नहीं रटना पड़ जाएगा। ये स्पिंडल एपरेटस, दो स्पिंडल एपरेटस बन गए। एम्फी एस्ट्रल हो गया, ये एक एस्टर इधर एक एस्टर इधर, दोनों पोल पे एम्फी एस्ट्रल स्पिंडल एपरेटस। किसका कैरेक्टर है? एनिमल सेल का, क्योंकि पादप कोशिका में तो सेंट्रोसोम होता ही नहीं है, तो वहां तो एनेस्ट्रल होगा स्पिंडल एपरेटस, जो अपन बता देंगे। ठीक है, तो ये बात होगी किसकी? सेंट्रोसोम की, जो अपने ध्रुवों पर पहुंच गया, लेट प्रोफेज में आ गए। उसके बाद देखो क्या होगा, जो केंद्रक आवरण है वो बेटा गायब हो जाएगा। केंद्रक आवरण क्या हो गया? केंद्रक झिल्ली पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी बेटा? डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। तो अब आपको केंद्रक आवरण दिखाई नहीं देगा, और जो गुणसूत्र हैं वो पहले से थोड़े और मोटे और छोटे होने लग जाएंगे। देखो बेटा, ये गुणसूत्र है, 4 है ना, 4 लेके चले थे, 4 ही बता रहे हैं। पहले से और मोटे और छोटे होगी, क्योंकि संघनन पूरी प्रोफेज में चलता रहता है, मेटाफेज में कंप्लीट होगा संघनन। तो देखो गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में आ गए, केंद्रक आवरण गायब हो गया, ER भी गायब हो जाएगी, गोल्जी बॉडी भी गायब हो जाएगी, और केंद्रिका भी क्या हो जाएगी बेटा? डिसअपियर हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? ये सारे पॉइंट अब लिखूंगा मैं, चलें। और स्पिंडल फाइबर जो है उनका निर्माण भी शुरू हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो अब अर्ली प्रोफेज के बाद क्या आएगी बेटा? ये पॉइंट लिख लिए। उसके बाद में अपन लिखेंगे अब लेट प्रोफेज, वो डायग्राम के अकॉर्डिंग। पॉइंट सारे मेंशन करने बेटा, क्योंकि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लिखवाऊंगा, तभी ये चीजें क्लियर होंगी। ये लो, लेट प्रोफेज। देखो इसमें सारे पॉइंट मेंशन कर रहा हूं मैं, लेट प्रोफेज में क्या क्या होगा। ठीक है, संघनन जारी रहता है। तो बताओ, संघनन जारी रहेगा तो जो गुणसूत्र हैं पहले से मोटे तथा छोटे हो जाएंगे, मतलब और ज्यादा स्पष्ट दिखाई देंगे। अगला पॉइंट देखो बेटा, जो आपके तारक काय थे,
तारक काय ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं तथा तरकु उपकरणों का निर्माण करते हैं। देखो डायग्राम बना दिया था मैंने, अभी स्टेटमेंट लिखूंगा, तर्क उपकरणों का निर्माण करते हैं। अब कैसे दिखाई देंगे? एस्टर प्रत्येक तारक का सूक्ष्म नलिकाओं को विकृत करता है, जिसे तारक या एस्टर कहते हैं। ये यहीं लिख देता हूं, प्रत्येक तारक काय के चारों ओर सूक्ष्म नलिकाएं अरीय रूप से पाई जाती हैं। तो इसे क्या कहेंगे? जिसे तारक या एस्टर कहते हैं। ठीक है, ये एस्टर की फॉर्म में आ गया बेटा। देखो ये एस्टर दिख रहा है, और ये क्या? स्पिंडल एपरेटस, जो सूक्ष्म नलिकाओं स्पिंडल फाइबर के निर्माण में सहायक होगा। अब देखो आगे, स्पिंडल फाइबर, तरकु तंतु, स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण हो जाता है। लंबे लंबे स्पिंडल फाइबर बन जाएंगे बेटा, तरकु तंतु जो है बन जाएंगे, क्योंकि तरकु तंतुओं को अब क्रोमोसोम के साथ क्या होना है? जुड़ना है। अब लेट प्रोफेज में चल रहे हैं। लाइट माइक्रोस्कोप द्वारा देखोगे तो देखो लेट प्रोफेज में बेटा केंद्र का आवरण केंद्रक आवरण, केंद्रिका ईआर गोल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा गोल्जी बॉडी प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई नहीं देती। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? केंद्र का आवरण, गोल्जी बॉडी, ईआर और केंद्रिका डिसअपियर हो जाएंगी। तो आप लाइट माइक्रोस्कोप से इनको देखोगे तो आपको ये दिखाई नहीं देंगी। ओके, क्लियर? समझ में आ रहा है ना? चलो आगे चलते हैं। तो ये जो घटनाएं हैं ये किसकी हैं बेटा? ये है आपकी लेट प्रोफेज की, और इनको सबको शामिल कर लो तो क्या हो जाएगी? प्रोफेज हो जाएगी। ये क्या है? प्रोफेज। तो जब भी प्रोफेज की बात करें तो आप इस पे आ जाओ, क्योंकि यहां प्रोफेज क्या हो रही है? कंप्लीट हो रही है। तो ऑब्वियसली अगर मैं प्रोफेज की बात करूं तो क्या हुआ प्रोफेज में? फाइनली देखो, जैसे G2 से प्रोफेज स्टार्ट हुई, क्रोमोसोम्स का निर्माण हुआ, दिखने लग गए, क्रोमेटिन संघनित हो गया। क्लियर? तारक काय अपने अपने ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, केंद्रक गायब हो जाएगा। अब बोल दो केंद्रक गायब हो गया, केंद्रक आवरण नहीं रहा तो केंद्रक कहां से रहेगा? केंद्रक डिसअपियर, केंद्रिका डिसअपियर, गोल्जी बॉडी, ईआर क्या हो जाएंगे? डिसअपियर हो जाएंगे। तो आपको गुणसूत्र कहां दिखाई देंगे? ये कोशिका द्रव्य में पड़े दिखाई देंगे, क्योंकि केंद्रक अब नहीं रहा। केंद्र की जगह आपको स्पष्ट गुणसूत्र दिखाई देने लग गए बेटा। याद करो, अपन ने बहुत पहले स्टेटमेंट लिखा था न्यूक्लियस में कि कोशिका विभाजन की विशिष्ट प्रावस्थाओं में केंद्र की जगह स्पष्ट ठोस गुणसूत्र दिखाई देते हैं, वो यही है। क्लियर बात? तो देखो ये केंद्र गायब हो गया, ये प्रोफेज आपकी कंप्लीट होगी। तो प्रोफेज में जो घटनाएं वो सारी अपन ने बेटा मेंशन कर ली हैं। देख लो यहां ये गुणसूत्र जो दिख रहे हैं कैसे हैं बेटा? ये डायड है ना, ये गुणसूत्र कैसे हैं? याद करो, डायड मैंने बताया था। डायड का मतलब इसमें 2 क्रोमेटिड है, एक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड है, प्रत्येक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड हैं जो आपस में सेंट्रोमियर पर क्या है? जुड़े हुए हैं। ये सारी बातें कर चुके हैं अपन। ठीक है, तो अब प्रोफेज के बाद मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा मेटाफेज। क्लियर ना? प्रोफेज कंप्लीट। प्रोफेज की सारी घटनाओं पे बेटा ध्यान देना, आपको दोनों डायग्राम बनाने, पूछेगा डायग्राम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन। गुणसूत्र दिखाई देने लग गए, पूरी प्रोफेज में कंडेंसेशन चलता रहता है। ठीक है, तो ये आपका देखो लेट प्रोफेज है, मतलब यहां प्रोफेज समाप्त होगी। तो बताओ प्रोफेज के दौरान केंद्रक गायब, ईआर गोल्जी बॉडी केंद्रिका गायब, गुणसूत्र छोटे और मोटे हो गए और दिखाई देना स्टार्ट हो गए, बढ़िया वाले दिखाई देंगे। तारक केंद्र कहां है? तारक काय कहां है? अपने अपने ध्रुवों पर पहुंच गए और किसका निर्माण करेंगे? स्पिंडल एपरेटस, तर्क उपकरण का निर्माण करेंगे।
जिसके चारों ओर माइक्रोट्यूब्यूल अरीय रूप से व्यवस्थित होगी तो ये एस्टर तारे जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए क्या कहेंगे यहां पर एम्फी एस्ट्रल हो गया ये। तो जंतु कोशिका में स्पिंडल एपरेटस कैसा होता है बेटा, याद रखना, यहीं पर ही देखो, एनिमल सेल में एम्फी एस्ट्रल स्पिंडल एपरेटस होता है, एम्फी एस्ट्रल स्पिंडल एपरेटस होता है। लेकिन पादप कोशिका में बेटा एस्टर होगा ही नहीं, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम होते ही नहीं है, तो क्या बोलोगे, एन एस्ट्रल, एन एस्ट्रल स्पिंडल एपरेटस। तो जंतु कोशिका में स्पिंडल एपरेटस कौन बनाता है, तारकाय बनाता है, पादप कोशिका में होता नहीं है तो एन एस्ट्रल कहलाएगा। और वहां पर कौन होती है, प्रोटीन होती है जो स्पिंडल एपरेटस का निर्माण करती है। स्पिंडल एपरेटस पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में बनेंगे कोशिका विभाजन के दौरान, लेकिन जंतु कोशिका में स्पिंडल एपरेटस एम्फीएस्ट्रल होता है, तारकाय द्वारा बनाया जाता है। लेकिन पादप कोशिका में तारकाय नहीं होता तो उसको क्या बोलेंगे, एनेस्ट्रल। तो किसका बना होता है, प्रोटीन्स का बना होता है। वहां पर ये नहीं होंगे, वहां पर कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो स्पिंडल एपरेटस का निर्माण करती हैं। क्लियर बात यहां तक की? अब ये बातें समझनी पड़ेगी बेटा आपको। देखो प्रोफेज स्टार्ट हुई, मैं फिर एक बार रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि स्टार्ट किया अभी, तो प्रोफेज इंपॉर्टेंट है। जैसे ही G2 से प्रोफेज प्रारंभ होगी, क्रोमेटिन का संघनन प्रारंभ हो जाएगा, और क्रोमेटिन के संघनन का प्रारंभ ही पूर्वावस्था की पहचान है। तो आप माइक्रोस्कोप में देख के बता सकते हो कि प्रोफेज स्टार्ट होगी, क्योंकि क्रोमेटिन संघनित होगा और गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र ठोस गुणसूत्र आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे प्रोफेज कंप्लीट हो रही है तो ये डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये चित्र देख के बता सकते हो कि दिया गया चित्र जो है कौन सी प्रावस्था को प्रदर्शित करता है। तो आप उसको ध्यान से देखोगे कि स्पिंडल एपरेटस पोल पे है, गुणसूत्र बिखरे पड़े हैं, इसका मतलब ये प्रोफेज है। क्लियर बात? अब अपन प्रोफेज के बाद स्टार्ट करेंगे बेटा मेटाफेज को, ठीक है? मेटाफेज शुरू करें अब इसके बाद चलते हैं मेटाफेज पे। डायग्राम चलेंगे बेटा, डायग्राम इंपॉर्टेंट है बस इसमें। चलो मेटाफेज की बात करते हैं। मेटाफेज मध्यावस्था, ठीक है? तो इसके पॉइंट्स पे अपन फोकस करते हैं। मध्यावस्था की सारी बातें अपन करेंगे, डायग्राम भी बनाएंगे, लेकिन बेटा समझते जाना है। फिर मैं कह रहा हूं ये भी इंपॉर्टेंट स्टेज है। तो अपन बोल सकते हैं जो मध्यावस्था है वो माइटोसिस की द्वितीय प्रावस्था होती है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि मध्यावस्था प्रारंभ हो गई और प्रोफेज खत्म हो गई? इस डायग्राम को देख के। तो देखो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कथनों पे ध्यान देना आप। तो केवल केंद्रक आवरण के पूर्ण रूप से विघटित होने के साथ ही केंद्रक आवरण के पूर्ण रूप से विघटित होने के साथ ही मध्यावस्था प्रारंभ हो जाती है। तो केंद्रक आवरण जैसे पूर्ण रूप से विघटित हुआ, इसका मतलब ये सेल अब किस ओर चली जाएगी, मध्यावस्था की ओर। तो इसका मतलब ये मध्यावस्था में एंटर हो गई। डायग्राम किसका है, लेट प्रोफेज का, लेकिन अब मध्यावस्था स्टार्ट होने वाली है। पहचान हो गई है कि केंद्रक आवरण का पूर्ण विघटन ही मध्यावस्था के प्रारंभ की क्या है, पहचान है। नेक्स्ट पॉइंट, सारे पॉइंट मेंशन करेंगे बेटा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? तो जैसे मध्यावस्था प्रारंभ होगी तो याद रखना बेटा, इसके मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं। गुणसूत्र जो है वो देखो कोशिका द्रव्य में फैल गए, गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। अगला पॉइंट, गुणसूत्रों का
पूर्ण संघनन हो जाता है। अतः ये अत्यधिक छोटे तथा मोटे दिखाई देते हैं, मतलब बहुत स्पष्ट दिखाई देते हैं, क्योंकि संघनन क्या हो गया, संघनन कौन सी प्रावस्था में पूर्ण होता है बेटा, याद रखना मध्यावस्था में, इसलिए यह प्रावस्था, इसलिए मध्यावस्था गुणसूत्रों के अध्ययन के लिए सबसे बेस्ट कौन सी होगी बेटा, याद रखना सबसे बेस्ट कौन सी होती है, गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन करना है आपको, अगर मॉर्फोलॉजी का या गुणसूत्रों का अध्ययन, मध्यावस्था गुणसूत्रों के अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। क्यों होती है सर्वाधिक उपयुक्त बेटा, क्योंकि ये पूर्ण रूप से संघनित हो गए तो बहुत स्पष्ट दिखाई देंगे। कैसे, अब मैं डायग्राम से देखो समझाता हूं। जैसे ये लेट प्रोफेज थी, अब ये किस में आ जाएगा, मेटाफेज में। देखो यहां बनाऊंगा मैं मेटाफेज, जैसे मेटाफेज प्रारंभ होती है तो उसको अपन बोलते हैं ट्रांजिशन टू मेटाफेज या अर्ली मेटाफेज। दोनों का डायग्राम बनाएंगे। पहले देखो मेटाफेज का, क्लियर, ये है अर्ली मेटाफेज। आपको सारे डायग्राम कंटिन्यू बनाने हैं बेटा, ठीक है। अर्ली मेटाफेज या बोल दो ये पूर्वावस्था से किस में आ रही है, ये मध्यावस्था की ओर आ रही है, तो मध्यावस्था की ओर परिवर्तन। देखो ये लेट प्रोफेज से क्या आ गई, अर्ली मेटाफेज या मध्यावस्था की ओर परिवर्तन, मतलब ये अर्ली मेटाफेज, अभी मेटाफेज स्टार्ट हुई है। तो देखो क्या होगा, ये तो सेंट्रोसोम थे आपके, इनमें ये क्या थी, माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो एस्टर थे ये। गुणसूत्र जो है अभी आपने बताया कहाँ आ गए, साइटोप्लाज्म में, और पहले से बहुत मोटे और छोटे हो जाएंगे, संघनन पूर्ण हो जाएगा, तो ये पहले से और मोटे, देखो मोटे और ये छोटे दिखाई देते हैं। बस कथनों पे ध्यान देना है बेटा आपको, और कुछ नहीं इस चैप्टर में। तो देखो गुणसूत्र और स्पष्ट हो गए ना बेटा, पहले से और मोटे और छोटे, बातें याद रखनी पड़ेंगी। और कितने गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं बेटा, 4, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में 4 ही लिए थे। तो ये देखो आ गई। अब इसमें क्या होगा, देखो प्रत्येक गुणसूत्र में 2 सिस्टर क्रोमेटिड हैं। एक गुणसूत्र कितने सिस्टर क्रोमेटिड का बना है, 2 का, 2 हो गए ना, ये डायग्राम अपने पहले बनाया था। अब ये जो गुणसूत्र हैं इनमें बेटा बीचों बीच क्या है, ये सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर के दोनों ओर होती है काइनेटोकोर। याद करो, बता रखा है, ये गुणसूत्र की संरचना में बताया था मैंने। ये कौन है, काइनेटोकोर, जो सेंट्रोमियर के दोनों ओर पाई जाती है। और इन काइनेटोकोर पे आ जाएंगे बेटा आपके स्पिंडल फाइबर। देखो यहां से स्पिंडल फाइबर निकलेंगे और ये गुणसूत्र के साथ जुड़ेंगे। तो प्रत्येक गुणसूत्र दोनों ध्रुवों से क्या हो गया बेटा, जुड़ गया। ये क्या है, ये तर्कु तंतु है बेटा। क्या है, ये तर्कु तंतु। तो प्रत्येक गुणसूत्र दोनों ध्रुवों के साथ क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। देखो अभी बताता हूं, थोड़ी बातें करते हैं। ये लो अगले स्टेटमेंट में मैं जो लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्यावस्था गुणसूत्र 2 पुत्री गुणसूत्रों का, 2 संतति अर्ध गुणसूत्रों का बना होता है। 2 संतति अर्ध गुणसूत्रों का बना होता है। बेटा देख लो डायग्राम, पूरे डायग्राम अपन ने न्यूक्लियस वाले चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था। 2 पुत्री अर्ध गुणसूत्रों का बना होता है, और दोनों पुत्री अर्ध गुणसूत्र सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। बार बार ये बात नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको पता है, जो आपस में गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। चलो लिख देते हैं, जो आपस में
सेंट्रोमियर गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। और देखो सेंट्रोमियर की दोनों सतह पर, यही लिख रहा हूं मैं, सेंट्रोमियर की सतह पर, सेंट्रोमियर की सतह पर एक छोटा बिंब आकार की संरचना मिलती है। सेंट्रोमियर की सतह पर, सीधा लिख रहा हूं मैं, सतह पर काइनेटोकोर, याद आया बेटा, काइनेटोकोर जुड़े होते हैं। ये बता रखी मैंने बहुत पहले बात। ये रेड कलर के जो दिख रहे हैं ना काइनेटोकोर, और काइनेटोकोर कौन होते हैं? तर्कु तंतुओं के जुड़ने का स्थल है। काइनेटोकोर जुड़े होते हैं जो तर्कु तंतुओं के जुड़ने का स्थल होते हैं। तो देखो यहां पर तर्कु तंतु भी जुड़ गए, तो अपन अगला पॉइंट लिख सकते हैं। जो गुणसूत्र है, जो गुणसूत्र है मध्यावस्था में, सभी गुणसूत्र मध्य रेखा जो पोल हैं, ध्रुव हैं, उनसे आपस में क्या होंगे? जुड़े होंगे। बात समझ में आ रही है? प्रत्येक गुणसूत्र तर्कु तंतुओं द्वारा, तर्कु तंतुओं द्वारा दोनों ध्रुवों से जुड़े होते हैं। ये देख लो बेटा डायग्राम में, ये दोनों ध्रुवों से क्या हो गए बेटा? जुड़े हुए हैं। देखो प्रत्येक गुणसूत्र दोनों ध्रुवों से जुड़ा है। ठीक है, अभी लोग समझाते हैं। अब देखो ये स्ट्रक्चर आ गई, ये अर्ली मेटाफेज हो गई। तो जैसे ये जुड़ जाएंगे तो सभी गुणसूत्र जो है दोनों ध्रुवों से कनेक्ट हो गए। अब थोड़ी देर बाद ही क्या होगा? ये तर्कु तंतु इन गुणसूत्रों को मध्य रेखा पर व्यवस्थित कर देंगे। कहां? मध्य रेखा पे ले आएंगे। देखो डायग्राम में, ये लेट मेटाफेज हो जाएगा बेटा, या इसको मेटाफेज बोल दो। एक्चुअल में यही मेटाफेज है जो मैं बना रहा हूं, या ये है लेट मेटाफेज। तो ये गुणसूत्र देखो, अब ये सारे गुणसूत्र लाइन में आ जाएंगे बेटा, इसकी मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाएंगे। कैसे? ऐसे। ये तो कौन है बेटा? स्पिंडल एपरेटस, और गुणसूत्र यहां पर आ जाएंगे। कितने हैं गुणसूत्र? 4 क्रोमोसोम है, तो 4 क्रोमोसोम बनाने पड़ेंगे। ये चारों गुणसूत्र हैं। बिल्कुल कहां होंगे बेटा? ये मध्य रेखा पर। ठीक है, मध्य रेखा पे मानना इनको। और ये आपस में किससे जुड़े हुए हैं? आपको पता है, ये स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए हैं, काइनेटोकोर की सहायता से। तो गुणसूत्र कहां पे आ गए? मध्य रेखा पर। ये ब्लू कलर की लाइनें क्या है बेटा? ये है तर्कु तंतु है। ये क्या है? ये तर्कु तंतु। ठीक है, अब देखो ये जो है बीचों बीच जो इस पे, जिस प्लेट पे ये आके व्यवस्थित होगी, इसको अपन बोलते हैं मध्यावस्था पट्टिका। ये क्या है? मध्यावस्था पट्टिका। ये वाले जो तर्कु तंतु हैं, ये तो है बेटा सतत तर्कु तंतु, सतत तर्कु तंतु। और ये वाले हैं बेटा गुणसूत्रीय तर्कु तंतु, जो गुणसूत्रों से जुड़े हैं, गुणसूत्रीय तर्कु तंतु। और इसको अपन बोलते हैं, इसको मध्यावस्था पट्टिका। मध्यावस्था पट्टिका। तो देख लो मेटाफेज में सारे गुणसूत्र बिल्कुल मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाएंगे, जो मेटाफेज का क्या है? लक्षण है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो आपने लिख ही लिए। ठीक है, इसके बाद में बाकी के पॉइंट मैं ऊपर लिख रहा हूं ना, इसको कंटिन्यू रखना आपको। ये पॉइंट मेंशन करके, वो डायग्राम मेंशन करके अब यहां पे आ जाओ। तो बताओ, मध्यावस्था के दौरान गुणसूत्र मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं, जो मध्यावस्था का क्या है? लक्षण है, कैरेक्टर है। बस यही तो होना है मध्यावस्था बेटा, और क्या है? लिखते हैं पॉइंट, लिखें। मध्यावस्था में सभी गुणसूत्र मध्य रेखा
मध्य रेखा, ये बिल्कुल मध्य रेखा कहलाती है बेटा, इसको स्पिंडल इक्वेटर भी बोल देते हैं। तर्कु मध्य होता है, ठीक है, भूमध्य रेखा हो गई ना, ये लो अंग्रेजी में लिख देते हैं स्पिंडल इक्वेटर या मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं, गमन करेंगे मध्य रेखा की ओर और उस पर व्यवस्थित हो जाएंगे। और यह मध्यावस्था का विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, तो देख लो इंपॉर्टेंट बात होगी बेटा, ये कहां पे आ गए बेटा, संतति अर्धगुणसूत्र जो है तर्कु द्वारा अपने काइनेटोकोर से विपरीत ध्रुवों से जुड़े होते हैं। बिल्कुल सिंपल बात है, कर लोगे। मध्यावस्था में जिस तल पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध हो जाते हैं उसे मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं। ये लो, मध्यावस्था में ठीक है, मध्यावस्था में जिस तल पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध होते हैं, जिस तल पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध होते हैं उसे मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं। वो डायग्राम में बना रखा है मैंने बेटा, मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी बातें होगी बेटा। मैं फिर कह रहा हूं, ये मध्यावस्था कंप्लीट हो गई आपकी। ये मेटाफेज में देखो क्या हुआ, आप तो मुझे बता दो, पूर्वावस्था से जब सेल मध्यावस्था में आई तो जो विशिष्ट घटनाएं हुई हैं वो क्या हुई हैं? गुणसूत्र जो कोशिका द्रव्य में फैले पड़े थे उनके साथ उनके काइनेटोकोर पे तर्कु तंतु जुड़ गया, और तर्कु तंतु की सहायता से प्रत्येक गुणसूत्र दोनों ध्रुवों से क्या है, कनेक्ट है। देख लो, दोनों ध्रुवों से कनेक्ट है, प्रत्येक गुणसूत्र दोनों ध्रुवों से कनेक्ट है। फिर उसके बाद में तर्कु तंतु उन गुणसूत्रों को किधर लेके आएंगे, मध्यावस्था की ओर। तो सारे गुणसूत्र मध्यावस्था पे क्या हो जाएंगे, मध्यावस्था पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाएंगे, बिल्कुल बीचों बीच आगे। और यही तो देखो सेल बेटा कितनी स्मार्ट है, समझना इस बात को, सेल कितनी स्मार्ट होती है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि माइटोसिस में करना क्या है, संतति अर्धगुणसूत्रों को सेपरेट करना है। प्रत्येक गुणसूत्र में 2 संतति अर्धगुणसूत्र हैं, उन दोनों को आपस में सेपरेट करना है ताकि वो अलग अलग केंद्रकों में जाके व्यवस्थित हो जाए। तो उनको बिल्कुल बीचों बीच ले आई लाइन में। अब देखो, दोनों संतति अर्धगुणसूत्र, एक क्रोमोसोम में 2 संतति अर्धगुणसूत्र है बेटा। एक संतति अर्धगुणसूत्र इस पोल से जुड़ा है, ये इस पोल से, मतलब दोनों संतति अर्धगुणसूत्र विपरीत ध्रुवों से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब अब थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है, ये तर्कु तंतु इनको पकड़ के सेपरेट करेंगे और ये अलग अलग ध्रुवों की ओर इनको लेके जाएंगे और आगे फिर अलग अलग केंद्रकों में इनको व्यवस्थित कर देंगे, समकारी विभाजन हो जाएगा। बात को, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना बेटा, तभी मजा आएगा। बात समझ आ रही है ना? तो ये तो मेटाफेज कंप्लीट होगी आपकी। तो मेटाफेज के बाद अब अगली कौन होगी, एनाफेज। एनाफेज की बात अपन अगले लेक्चर में करेंगे। लेकिन प्रोफेज और मेटाफेज बेटा अच्छे से पहले ये समझा आपने, नोट्स बनाए, नोट्स बना के एक बार वापस रीड करना उनको। उसके बाद फिर एनसीईआरटी को पढ़ना, बड़ा मजा आएगा क्योंकि सब कुछ क्लियर हो गया। अपन ने बातें बहुत सारी लिखी हैं, लेकिन सीक्वेंस चल रहा है, ये पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। ये आपकी अर्ली मेटाफेज अभी स्टार्ट हुई है। देखो, जुड़ गए स्पिंडल फाइबर, फिर स्पिंडल फाइबर इनको किधर लेके आएंगे, बीचों बीच लेके आएंगे, आगे बीचों बीच मध्यावस्था पट्टिका पर। अब थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है, इतना तो दिमाग लगाओ बेटा, समझ में आ गया होगा। इन संतति अर्धगुणसूत्रों को अलग अलग करेंगे, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, तो 4 इधर जाएंगे 4 इधर जाएंगे। तो आगे आने वाली दोनों कोशिकाओं में 4-4 क्रोमोसोम चले जाएंगे। पहली कोशिका में भी 4 थे, दोनों संतति कोशिकाओं में भी 4 हो गए, तो क्रोमोसोम का नंबर समान रहेगा। तभी तो रेप्लिकेशन हुआ, तभी तो डायाड बने, और डायाड के बाद अब वापस मोनाड हो जाएंगे। ये डायाड और ये मोनाड। क्लियर? तो ये अपन अगले लेक्चर में एनाफेज की बात करेंगे। बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा, आज ही इसको रीड करना है, आज ही इसको वापस रिवाइज करना है, ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन एनाफेज को कंटिन्यू करेंगे। एनाफेज, टीलोफेज बची है, माइटोसिस आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हर पॉइंट को ध्यान से पढ़ना बेटा, मैंने सब कुछ लिखवाया है, तो आपको भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।